सो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़े थे। इसमें तीन कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक थोड़ा अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है, लंबा भी है और टेक्निकल भी है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है ये डिस्कस किया था। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फीचर्स क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। ठीक है। और थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इन सारे प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है इसी के अंदर, अब इनके प्रिंसिपल्स जो हैं, किस किसने क्या क्या प्रिंसिपल दे रखा है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है। कल तक अपन ने इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली थी, आज अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस के अंदर अपन अगर डिस्कस करना शुरू करें तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फेयोल के प्रिंसिपल्स। ठीक है। दो प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे, दो ऑथर्स हैं हमारे पास जिन्होंने हमको प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। एक है फेयोल, हेनरी फेयोल, एक आएगा टेलर। ठीक है। ये दो लोगों के अपने को प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। एक तो फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स होते हैं वो पढ़ने। ठीक है। और एक टेलर के जो प्रिंसिपल्स है प्लस जो टेक्निक्स टेलर ने दी है वो अपने को पढ़नी है। ठीक है। अब इन दोनों के बारे में मैं शुरुआत कर रहा हूँ बैकग्राउंड बताने की, जो मैंने आपको नोट्स में भी दे रखी है। सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं फेयोल के प्रिंसिपल्स। ठीक है। कि फेयोल ने क्या प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है। उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक लाइन समझा रहा हूँ उसमें जो लिखी हुई है कि फेयोल को फादर माना जाता है किसका, मैनेजमेंट के स्टडीज का, मैनेजमेंट के थॉट्स का। मतलब फेयोल को एक तरह से, उसका एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है कि फेयोल इज द फादर ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट थॉट्स, मैनेजमेंट स्टडीज का ही फादर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बहुत शानदार है। एक मैंने भी आपको बोला 14 प्रिंसिपल्स उसने दिए जो आपको थर्ड पॉइंट में लिख के दिए हुए। ठीक है। कि इसने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, जो कि एक तरह से मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस के रूप में काम करते हैं। दूसरा जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इसने साफ साफ एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया किसके बीच में, टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया इसने। ठीक है। बोला यार टेक्निकल स्किल्स अलग चीजें होती है और एक मैनेजर को जो स्किल्स चाहिए वो थोड़ी सी हट के होनी चाहिए एज कंपेयर टू जो टेक्निकल स्किल्स अवेलेबल होती है उसके पास। ठीक है। और थर्ड चीज इसने मेन 5 स्टेप्स ढूंढ के बताई। इसने बताया कि यार मैनेजमेंट जो होता है ना, वो एक एक स्टेप में नहीं हो सकता, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए। और वो प्रोसेस हम लोग आजकल जानते हैं, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, जो इसके बाद हमारे सारे 5 चैप्टर्स हैं वो उसी ने आइडेंटिफाई करके दिए थे, इसीलिए उसको माना जाता है फादर ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है। क्योंकि एक तो उसने टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स को अलग कर दिया। ठीक है। दूसरा उसने मेन स्टेप्स बताई कि और मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, और वही मेन स्टेप्स आजकल कहलाती है क्या, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तीसरा उसने बताया क्या कि भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कुछ फॉलो करने जरूरी, तो 14 प्रिंसिपल्स अपन पढ़ने वाले हैं वो उसने दिए, इसलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है। अब एक एक करके आते हैं किसके ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर। ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल। ठीक है। 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं किसने, फेयोल ने। अब उन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल जो आ रहा है वो आ रहा है कौन सा, डिवीजन ऑफ वर्क का। ठीक है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को क्या करना है, बांटना है। कल ही बताया था मैंने आपको। ठीक है। वर्क शुड बी डिवाइडेड। एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता है। ठीक है। जैसे बैंक का एग्जाम्पल मैंने भी दे रखा है इसमें, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। बैंक में भी क्या होता है, एक ही पर्सन सारा काम नहीं कर सकता ना। ठीक है। कैश का काम कोई और संभालता है, पासबुक कोई और अपडेट करता है, एफडी कोई और बनाता है। ठीक है। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी अपने को समझना है। क्या लिखा है डिवीजन ऑफ वर्क में, इस प्रिंसिपल के हिसाब से पूरा काम जो है वो आपको डिवाइड करना है किसमें, छोटे छोटे टास्क में। और इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, पूरा काम एक बंदे को सौंपने के बजाय जो टास्क आपने बांटे हैं वो आप अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दो। किसके हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उनको सौंप दो वो काम। ठीक है। सो व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द जॉब, अब कोई व्यक्ति जब अपने काम सौंपा तो टुकड़ों में काम कर रहा है आराम से वो, और वो काम वो बार बार कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उस काम में वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, उस काम में वो स्पेशलाइज हो जाएगा। भाई कैशियर कैश सालों से संभालता आ रहा है तो कैश की हैंडलिंग में वो एक्सपर्ट हो गया।
एक बंदा पासबुक से हैंडल कर रहा है, सालों से वही काम कर रहा है, उसी को वो काम दे रखा है, ठीक है, तो वो उसमें एक स्पेशलाइज्ड हो गया, ठीक है, और उससे ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सिंपल, बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है, कि काम डिवाइड करना है। तो शॉर्ट में अगर आप नोट्स में अपने खुद बनाओगे और लिखोगे तो ऐसा सिंपल लिख लेना कि इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द एंटायर वर्क टू वन पर्सन, उस वर्क के क्या कर दो, छोटे छोटे सब वर्क या टास्क बना दो, और टास्क को आप अलॉट कर दो अलग अलग लोगों को, ताकि वो लोग स्पेशलाइज्ड हो जाएं उस काम को करने में, और उसकी वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। एग्जाम्पल आपको दे ही रखा है बैंक का, मैंने वही एग्जाम्पल दिया, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल अगर फॉलो करते हैं तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, स्पेशलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर उस काम को बार बार उसी काम को करेगा, ठीक है, तो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और स्पेशलाइज जैसे ही हो गया तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। नुकसान क्या है, ठीक है, अगर अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो उल्टा हो जाएगा, एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी, ठीक है, और यहाँ पर डुप्लीकेशन होगा काम का। डुप्लीकेशन का मतलब आपने काम बांटा ही नहीं, तो हो सकता है कभी कभी एक ही काम जो है, ठीक है, वो दो दो लोग कर रहे हो, क्योंकि उनको बांटा ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं था उनको क्या करना है, उन्होंने सोचा उनको ये करना है, और दूसरे वाले को भी लगा उसको भी वही करना है, ठीक है, जबकि दोनों को हमने टेक्निकली सोच के किया था कि दोनों को अलग अलग देंगे, पर हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया ही नहीं, तो हो सकता है एक ही काम दो दो लोग परफॉर्म कर ले, ठीक है, तो डुप्लीकेशन होने के भी चांसेस है। तो खाली पॉजिटिव इफेक्ट और नहीं फॉलो किया तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ये मैंने साथ में आपको एडिशनली बता दिया। बाकी कॉन्सेप्ट मेनली आपको समझ में आना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क का फंडा क्या होता है, इजी है भाई, काम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस इतना सा लॉजिक ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पहला प्रिंसिपल इसने ये दिया मैनेजमेंट के अंदर, क्लियर है। दूसरा प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मस्त प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल, बहुत लॉजिकल प्रिंसिपल्स दिए हैं इसने, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जिम्मेदारी दी कि आपको फोर्थ चैप्टर जो है प्लानिंग, ठीक है, उसको 5 दिन में पढ़ के मेरे को समझाना है। मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ठीक है, कि आप 5 दिन में पढ़ लो, फिर इन बच्चों को समझा देना, चलो आगे और कोई जूनियर्स उनको समझाना है। पर मैंने आपको नोट्स ही प्रोवाइड नहीं किए। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके प्रोपोर्शनेटली मुझे आपको अथॉरिटी भी तो देनी पड़ेगी, होता है ना। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैंने ऐसे जनरल एग्जांपल ले लिया। एक पर्सन को जिम्मेदारी दी है कि भैया तू 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्ट बना, ये मास्क बना, ठीक है, मैंने जिम्मेदारी दी कि तू ये जो मास्क आ रहे हैं अभी 3 लेयर्ड मास्क, वो तू बना। लेकिन मैंने उसको अथॉरिटी नहीं दी कि तू मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद ले, मतलब कपड़ा खरीद ले, धागे खरीद ले, और फिर वो मास्क बना। मैंने उसको अथॉरिटी नहीं दी। मैंने उसको अथॉरिटी नहीं दी कि तू जाके क्या कर ले, तू जाके ये मशीन खरीद ले, सिलाई मशीन, ताकि वो आराम से सिल सके फटाफट उन मास्क को, ठीक है। ये मैंने उसको अथॉरिटी नहीं दी, मैंने उसको जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उसको उतनी अथॉरिटी नहीं दी है। तो जिम्मेदारी देने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारी और अथॉरिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, अधिकार, दोनों साथ साथ चलने चाहिए, ठीक है। अथॉरिटी दे दी पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो भी मतलब नहीं, और जिम्मेदारी दे दी लेकिन उस काम को करने के लिए आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी, या उस काम को करने के लिए जो चीजें चाहिए उसको उसको खरीदने की उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा। तो सेकेंड प्रिंसिपल इज ऑल्सो वेरी इजी। क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ बैलेंस, बैलेंस और पैरिटी, पैरिटी मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक है, किसके बीच में, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, ज्यादा अथॉरिटी दे दी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। भाई आपने ज्यादा अथॉरिटी दे दी जबकि जिम्मेदारी उसकी नहीं, तो वो गलत इस्तेमाल करेगा अपनी अथॉरिटी का, ठीक है, तो उससे नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। और उल्टा, ज्यादा जिम्मेदारी दे दी और अथॉरिटी नहीं दी तो वो काम कर ही नहीं पाएगा अपना, वो टाइम पे कभी कर ही नहीं सकता काम, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है उस काम को करने की, ठीक है। तो दोनों ही चीजें गलत ही होंगे। पावर ज्यादा दे दी तो भी दिक्कत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन पावर नहीं दी उस काम को करने के लिए, तो काम हो ही नहीं पाएगा आपका, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल वही वाला जो मैंने अभी आपको दिया, एक पर्सन को 100 यूनिट बनाने की जिम्मेदारी दी है, ठीक है, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी कि रॉ मटेरियल खरीद ले। अब जब रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो 100 यूनिट बनाएगा कैसे, ठीक है, और बाद में आप उसको बोलोगे तूने काम नहीं किया टाइम पे, तो भाई आपकी गलती है, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी लेकिन उसके मैचिंग अथॉरिटी आपने उसको दी ही नहीं, ठीक है ना, इजी। नेक्स्ट, अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे अगर ये प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देख दोनों पॉइंट हो जाएंगे, अथॉरिटी का भी मिस यूज नहीं होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टाइम पे
पूरी हो जाएगी। और अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है कोई, तो काम में डिले होगा। ठीक है, अभी जैसे अपन ने डिस्कस किया, एक्सेस अथॉरिटी दे दी तो मिसयूज कर सकता है अथॉरिटी का वो। ठीक है, और कभी कभी ओवरबर्डन भी हो जाता है वो वर्क के साथ। अगर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आपने दे दी उसको, तो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन वो हो जाएगा। तो उसी से मिलते जुलते पॉइंट ही हैं। अगर आप एक पॉजिटिव इफेक्ट भी पढ़ लोगे, तो ऑटोमेटिकली उसका जस्ट उल्टा नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है उसका। क्लियर? डन? दोनों प्रिंसिपल क्लियर है? ठीक है, प्रिंसिपल में कोई डाउट हो तो पूछते जाना। थर्ड थर्ड प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, जो भी आपसे कमिटमेंट मांगे गए हैं, ठीक है, तंबाकू थूकना नहीं है वहां पे प्रीमाइसेस के अंदर, स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ये सारी चीजें डिसिप्लिन के लिए लिखी है। स्कूल में भी होता है ना, ठीक है, अपन फॉलो नहीं करते वो बात अलग है, बट प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन तो वहां पे भी होता है ना, कि आपको स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने, आपको जो है वो क्या करना है, अपने जूनियर्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना है। ठीक है, आपको जो जो काम दिया है वो आपको कमिटमेंट के साथ पूरा करना है। ठीक है, ये सब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, और यही डिसिप्लिन अगर मैनेजमेंट में भी हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा। तो क्या कहता है डिसिप्लिन का प्रिंसिपल? डिसिप्लिन refers to following the code of conduct, rules, regulations of employment agreement. Second, good superior at ऑल लेवल्स। ठीक है, मतलब आप जिसको भी सुपरवाइज कर रहे हो या आपका जूनियर के प्रति आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा रहना चाहिए। थर्ड, आपका क्लियर और फेयर अग्रीमेंट होना चाहिए अपने वही सबॉर्डिनेट्स के साथ और सुपीरियर के साथ, और आपको कमिटमेंट लेवल मीट करना है। मतलब आपसे जो कमिटमेंट मांगा गया है, एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया तो आपको अपने आप की भी नहीं सुननी है। ठीक है, और अगर आपके ऊपर मान लो किसी के ऊपर कोई पेनल्टी वेनल्टी लग रही है, ठीक है, तो जुडिशियसली अप्लाई होनी चाहिए। जुडिशियसली का मतलब है कि जब जिसको मतलब जिसने सही में अच्छा काम नहीं किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जिसने अच्छा काम किया उसके ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, क्लियर? तो डिसिप्लिन अगर रहेगा, और डिसिप्लिन का फंडा ये है ना भाई, अगर क्लास में कोई चिल्ला रहा है तो उसको डांट पड़नी ही चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है इसके साथ मैंने, देखो, एम्प्लॉयज मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट। मतलब ऑनर का मतलब होता है फुलफिल। एम्प्लॉयज को अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए, किसके प्रति? ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। कैसे? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करके। ठीक है, ऐसे ही दूसरी तरफ सुपीरियर्स को भी अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई अगर जूनियर उनका अच्छा काम कर रहा है तो उसको सैलरी में इंक्रीमेंट दो, उसको प्रमोशन दो, उनके वेजेस को बढ़ाओ। ठीक है, ऐसा उसको करना चाहिए भाई। सबको अपने अपने कमिटमेंट पूरे, जो वादा किया वो निभाना जरूरी है, चाहे सुपीरियर हो चाहे सबॉर्डिनेट हो, सबको निभाना जरूरी है। तो डिसिप्लिन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, सब लोग अपनी बातों पे अड़े रहेंगे। ठीक है, सब लोग कमिटेड रहेंगे अपने नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, अपनी बातों को पूरा करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आएगा ही आएगा। ठीक है, फाइन। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा इस प्रिंसिपल का? अगर सब लोगों ने डिसिप्लिन में काम किया तो काम सिस्टमैटिक हो जाएगा, और जब काम सिस्टमैटिक और ऑर्डरली तरीके से हो जाता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? काम सिस्टमैटिक नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा, डिसऑर्डरली होगा। ठीक है, फिर एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, मतलब वेस्ट होंगे रिसोर्सेस। ठीक है, और चूंकि रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ही नहीं तो काम पूरा टाइम पे होगा ही नहीं, डिले होगा काम होने में। ठीक है, तो तीन प्रिंसिपल्स हमने समझ लिए हैं। ठीक है, मन में वापस रिवाइज करना खुद का। पहला प्रिंसिपल क्या डिस्कस किया था? प्रिंसिपल ऑफ, हमने जो डिस्कस किया था इसके अंदर वो था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या था? काम को बांट दो, एक ही व्यक्ति को सारा काम मत दो। ठीक है। सेकंड, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उतनी प्रोपोर्शनेटली अथॉरिटी देना, ताकि ना तो एक्सेस अथॉरिटी हो ना एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तीसरा, जो भी अपन ने डिस्कस किया, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशंस कमिटमेंट्स सब आपको पूरे करने, मतलब हर चीज क्लियर और फेयर होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज क्लियर और फेयर होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का लॉजिक पे बात करते हैं अपन। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? कल भी एग्जांपल दिया था मैंने आपको, मैं वापस दे रहा हूं। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल ये कहता है, मुझे एक ही बॉस से कमांड मिलनी चाहिए। मुझे एक ही बॉस से कमांड मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे बॉस रजत सर है, अज्यूम करो। ठीक है, तो उनसे ही मुझे कमांड मिलनी चाहिए। अब मान लो रजत सर भी मुझे कुछ कह रहे हो, अर्पित सर भी मुझे कुछ कह रहे हो,
जो सुजित सर है वो भी मुझे कुछ कह रहे हो, ठीक है, और मैं 3-3 लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, तो मेरे लिए कितना कंफ्यूजन आएगा, मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूं, खासकर तब जब वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो आपस में, देखिए। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि आपको कमांड देने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति कमांड दे दे 2 लोगों को, 4 लोगों को, पर एक ही व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को 2-2 व्यक्तियों से कमांड मिलेगी या 3-3 व्यक्तियों से कमांड मिलेगी, तो कंफ्यूजन का स्टेट उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको पता ही नहीं चलेगा मेरे को किसको किसको क्या क्या रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, क्या लिखा है प्रिंसिपल में? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस, वन सुपीरियर, और उसी के प्रति आप जवाबदेह हो, उसी को आंसरेबल होने चाहिए। मैं और किसी को आंसरेबल नहीं होगा, मैं उसे उसी बॉस को आंसरेबल होऊंगा जिसने मुझे ये काम दिया है। कोई मेरे से और आके बात नहीं करना चाहिए कि तूने ये क्या किया, मैं इसी को जवाब दूंगा। तो एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। अकाउंटेबल मतलब आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी उसी सुपीरियर की तरफ बनती है। बिकॉज अगर वो एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा तो कंफ्यूजन होगा, और उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करूं, कौन सा ऑर्डर बाद में एग्जीक्यूट करूं, और वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है, देखो। एक अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, उसको बोला यार धीरे धीरे प्रोडक्शन करना, ठीक है, ताकि क्वालिटी मेंटेन हो। किसने बोला? ये प्रोडक्शन मैनेजर ने, ठीक है। फिर सेल्स मैनेजर उसको आके बोलता है यार फटाफट प्रोडक्शन कर क्योंकि मेरे को सेल्स ऑर्डर पूरे करने हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? कंफ्यूज कि मेरा एक तो प्रोडक्शन मैनेजर मुझे बोल रहा है स्लो करो ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे, एक सेल्स मैनेजर आके बोल रहा है जल्दी करो ताकि सेल्स ऑर्डर पूरे हो जाए। तो उसको फिर किसके इंस्ट्रक्शन पहले फॉलो करे या कौन सा फॉलो करूं, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। वहां उसके लिए कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। और ये एक कॉन्सेप्ट है कि यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ एक से ही मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई ईगो क्लैशेस भी नहीं होंगे। भाई 10 लोग मुझे बात कर रहे हैं तो मेरी भी ईगो हर्ट होती है, ठीक है। और तीसरा, इससे एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। नुकसान, अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया कंफ्यूजन होगा। सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप हो जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं उन्होंने तो कुछ और कहा था इसलिए मैंने ये नहीं किया, ठीक है। ईगो क्लैशेस होंगे ऊपर बॉसेस के अंदर कि यार मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये तेरी बात क्यों सुन रहा है, ठीक है। और फिर डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए एक फंडा बहुत सिंपल सा है कि इस तरीके से काम होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ू नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। अगला कौन सा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा। अब सभी लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ने चाहिए। मतलब डायरेक्शन अगर अलग अलग हुए तो मैं किसी और डायरेक्शन में जा रहा हूं, कोई और किसी एम्प्लॉय दूसरा किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन में या उस कॉमन डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। तो बहुत सिंपल सा फंडा है वापस, क्या सभी लोग किस तरफ बढ़े? एक ही प्लान की तरफ। सभी लोग किस तरफ बढ़े? अपने एफर्ट्स किस तरफ दे? एक ही दिशा की तरफ, ठीक है, ताकि कॉमन जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके, ठीक है। तो बहुत सिंपल अगेन प्रिंसिपल है, डायरेक्शन में भी यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो इस प्रिंसिपल में क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं वन यूनिट वन प्लान। एक यूनिट एक प्लान की तरफ बढ़ेगी। दैट इज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। दैट इज कॉमन डायरेक्शन कौन सा होगा? अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। तो अगर ये प्रिंसिपल आपने ढंग से लगा दिया तो कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। मतलब कोऑर्डिनेशन का एक तरह से कि सभी लोग कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन दिशा में आगे बढ़े। एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, कॉस्मेटिक भी बनाती है, मतलब ये साबुन वाबुन ये सब पाउडर वाउडर बनाती है, मेडिसिन भी बनाती है, कन्फेक्शनरी मतलब बेकरी आइटम्स भी बनाती है, ठीक है। और हर प्रोडक्ट का अपना खुद का मार्केट है, हर प्रोडक्ट का अपना बिजनेस एनवायरनमेंट है। हर डिवीजन अपने अपने टारगेट सेट करता है, लेकिन हर एम्प्लॉय जो है उन टारगेट्स को पूरा करे। लेकिन सबका कॉमन क्या होना चाहिए? ये जो प्लान बनाया है हर डिवीजन ने किसको देख के बनाया हो? एक कॉमन बॉस को देख के, कॉमन किसको देख के? ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को देख के बनाया हो। डिवीजन का प्लान अलग हो सकता है, भाई कॉस्मेटिक वाले डिपार्टमेंट का प्लान अलग होगा, मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट का प्लान अलग होगा, ठीक है, आपका बेकरी आइटम्स वाले का प्लान अलग होगा, लेकिन सब किसको देखते हुए बनाए गए? ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को देखते हुए सब छोटे छोटे प्लान्स बनाए गए हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट है वो सब साथ में काम कर सके, एक दूसरे को ओवरलैप या ओवरराइड ना कर सके।
पर प्लान अपने अपने बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्लान किसको देखते हुए बनाओ? जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है, जो ऊपर टॉप लेवल ने बनाया है, उसको देखते हुए नीचे तुम लोग प्लान डेवलप करो, ताकि सब लोग कॉमन एक दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सर फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस में हो, ठीक है, आपने 3 बिजनेस खोल रखे हैं। आपकी बेकरी की भी शॉप है, आपकी एक कॉस्मेटिक्स का भी शॉप है अलग, और आपका एक मेडिसिन का भी शॉप है। ठीक है, फाइन। तीनों बेटों को आपने 3 बेटों को सौंप रखा है 3 बिजनेस। ठीक है, आप बॉस हो, मेन कॉमन बॉस हो, तो आपका एक कॉमन गोल है कि भाई कोई भी बिजनेस में अपन चले, अपने को 10% प्रॉफिट से ज्यादा नहीं कमाना है, लोगों से एक्सेस प्राइस नहीं चार्ज करनी है। ठीक है, जो जेन्युइन प्राइस है वही चार्ज करनी है, 10% प्रॉफिट जितना कमाना है, उसमें से प्रॉफिट में से 1% जो है वो समाज के लिए जाएगा, 1% जो है वो इसके लिए जाएगा, और बाकी 8%, 8% में से 2% कॉमन फैमिली के लिए, बाकी सब अपने अपने रख सकते हो। ये आपका कॉमन एक गोल है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। अब पहला बेटा जो मेडिसिन संभाल रहा है, दूसरा बेटा जो कॉस्मेटिक संभाल रहा है, तीसरा बेटा जो क्या संभाल रहा है, बेकरी शॉप संभाल रहा है, तीनों को अपने गोल्स, अपने जो एम्प्लॉयज को जो दिशा देनी है, वो इसी कॉमन प्लान के बेसिस पे देनी है। मतलब वो अपना अपना अलग से प्लान नहीं बना सकता। ठीक है, बना तू तेरे हिसाब से प्लान, पर ऑब्जेक्टिव तेरा क्या होना चाहिए वहां पे भी, क्या कि 10% प्रॉफिट से ज्यादा नहीं कमाना है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, कॉमन गोल जो है वो अचीव हो पाएगा। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ इस प्रिंसिपल का? इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो गया। ठीक है, और सारे एम्प्लॉयज का जो एफर्ट था वो किसकी तरफ गया? सिर्फ एक दिशा की तरफ ही आगे बढ़ा। मतलब सब लोग अलग अलग दिशाओं में नहीं गए। नुकसान क्या है? नुकसान ये, अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एफर्ट्स, रिसोर्सेज वेस्टेज होंगे। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल, कॉमन गोल अचीव नहीं हो पाएगा उस केस में, क्योंकि सब अपने अपने गोल अचीव कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर एक डिफरेंस और दे रखा है किसके बीच में? यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में। वैसे तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था? वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट। ठीक है, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का फंडा क्या था? एक डिविजन, ठीक है, एक यूनिट जो है ना, वो एक प्लान ही बनाएगा। ओके। दूसरा मेन पर्पस यूनिटी ऑफ कमांड का क्या था? कि कमांड एक से क्यों लेनी है? ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और आप उस पर्टिकुलर सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सको। इसका पर्पस क्या? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, ये एम्प्लॉइज जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन सब का एफर्ट किसकी तरफ जाए? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाए। तीसरा, ये प्रिंसिपल जो है किस लिए आया था? ताकि एम्प्लॉयज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल क्लैरिटी इन माइंड के साथ काम करे कि मेरे को इस बॉस ने जो बोला मुझे इसको करके और उसको रिपोर्ट करना है। जबकि इस प्रिंसिपल का मतलब क्या था? ठीक है, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, सभी लोग एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़े। लास्ट, इस प्रिंसिपल से क्या हुआ? सिस्टमैटिक काम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ी, कंफ्यूजन खत्म हो गया। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से क्या हुआ? कि सभी लोग कोऑर्डिनेट करके एक किस पे जा रहे हैं? कॉमन दिशा की तरफ आगे बढ़। तो दोनों के मीनिंग बता दिए, दोनों का ऑब्जेक्टिव बता दिया, दोनों के पॉजिटिव इफेक्ट बता दिए कि क्या होता है अगर डिफरेंस बिटवीन में अगर कभी लिखना पड़े तो सिंपल से डिफरेंसेस यहाँ पर बता रखे। क्लियर? तो हमारे पास हो गए 5 प्रिंसिपल, अभी तक 14 प्रिंसिपल है अभी तो। ठीक है, तो अभी तो 5 प्रिंसिपल हुए हैं। यूनिटी ऑफ सॉरी डिवीजन ऑफ वर्क से शुरू किया, फिर आपके पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आया। ठीक है, फिर तीसरा जो अपन ने लिया था वो लिया था डिसिप्लिन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अगला प्रिंसिपल आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो, हेडिंग से भी अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये इस तरह से है कि देखो, इंडिविजुअल का भी इंटरेस्ट होता है, मतलब व्यक्तिगत हित भी होता है, और एक जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट भी होता है, मतलब जो कॉमन हित है सबका। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इंडिविजुअल का हित, आप ही बताना, सब लोग मन में आंसर करना, इंडिविजुअल का हित ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जनरल हित है, कॉमन हित है सबका इंटरेस्ट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आंसर होगा
कॉमन हित ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल का हित इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ये प्रिंसिपल सिर्फ इतना सा कहता है कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट है, नीचे, जनरल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ऊपर है। कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए सबको नुकसान नहीं देना है। ओवरऑल फायदा सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे व्यक्तिगत लाभ रहेंगे। तो मीनिंग क्या लिखा है, फिर मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड, सुपरसीड मतलब ओवरराइड, ऊपर आनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का हित ऊपर आना चाहिए, ठीक है। किससे ऊपर आना चाहिए? इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के हितों से। किसके ऊपर आना चाहिए? इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के हितों से, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है कभी तो, या कॉन्फ्लिक्ट है तो, अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो ऑर्गेनाइजेशनल का हित और इंडिविजुअल का हित कॉमन ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन दिक्कत कब आ रही है? जब ऑर्गेनाइजेशन का हित अलग जा रहा है और इंडिविजुअल का हित अलग जा रहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। मैं एक कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, मैं मैनेजर हूं एक कंपनी में, ठीक है। और उस कंपनी को मान लो मार्केट से क्या खरीदना होता है? मैदा खरीदना होता है। मैं ब्रेड बनाने वाली कंपनी हूं, तो मैदा मार्केट से खरीदूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 4-5 कंपनियों से कोटेशन मंगाने चाहिए कि भाई हमको तो बल्क में रोज 50-50 किलो मैदा चाहिए। तो मुझे 5-7 कंपनियों से कोटेशन मंगाना चाहिए। फिर मुझे उन कोटेशंस को कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। जिसकी बेस्ट क्वालिटी और कम रेट हो उसको ऑर्डर देना चाहिए। ये तो जनरल इंटरेस्ट होता है। अब इसमें उल्टा क्या हो सकता था? मेरे रिश्तेदार की एक मैदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मेरा व्यक्तिगत हित तो ये है ना कि मैं किसको दे दूं सारा ऑर्डर? मेरे रिश्तेदार वाली कंपनी को, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो कोटेशन वाला फंडा था उसमें बेस्ट रेट मिल रही थी 50 रुपए किलो मैदा अच्छी क्वालिटी का, और जो मेरा रिश्तेदार है उसके यहाँ मिल रहा है 52 रुपए किलो मैदा लेकिन खराब क्वालिटी का, इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, ठीक है। तो मेरा व्यक्तिगत हित तो किसकी तरफ जाएगा? रिश्तेदार की तरफ। लेकिन जनरल इंटरेस्ट क्या है कि नहीं, आपको बेस्ट क्वालिटी और सबसे कम रेट वाले को देना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मुझे जनरल इंटरेस्ट ऊपर आएगा, मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट बाद में आएगा। समझ में आया? ठीक है। दिस इज फंडा कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेट रहेगा। सबऑर्डिनेट का मतलब नीचे रहेगा किसके? जनरल इंटरेस्ट के, ठीक है। तो आगे देखो उसमें क्या लिखा है। तो मैंने प्रिंसिपल का मतलब तो समझाई थी आपको। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा सुपरसीड करेगा किससे? इंडिविजुअल और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से, ठीक है। आगे क्या लिखा है? इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है वो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जा रहा है, डायरेक्शन जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी। लेकिन दिक्कत कब आनी है? जब ऑब्जेक्टिव दोनों के, इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशन का, वो अलग अलग दिशा में जा रहा है, तो फिर मैनेजर को क्या करना चाहिए? इन दोनों को जोड़ के रखना है, रिकॉन्साइल कराना है, ठीक है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को किससे? ऑर्गेनाइजेशन गोल से। और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है दोनों को रिकॉन्साइल कराना, तो इंडिविजुअल को अपना हित क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। काय के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के हित को पूरा करने के लिए। क्लियर? फायदा क्या होगा इस प्रिंसिपल का? इस प्रिंसिपल का फायदा ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमेशा अचीव होगा, ठीक है। और इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के गोल में हमेशा क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन रहेगा। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है तो उल्टा क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी पूरा नहीं हो पाएगा, और एम्प्लॉइज जो हैं, ठीक है, उनको, उनके उनके और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और इसलिए लॉन्ग रन में, लंबे समय में उनको, एम्प्लॉइज को सफर करना पड़ेगा, ठीक है। आ गया समझ में प्रिंसिपल? आगे बढ़े। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? रेम्यूनरेशन ऑफ प्रिंसिपल सिंपल है भाई। फेयर, कल भी बात करी थी ना अपने, फेयर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, वेजेस, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको जो आप सैलरी दे रहे हो, उनको जो आप पेमेंट दे रहे हो, वो फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब है जस्ट एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है। उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाए, आपको भी कोई दिक्कत ना हो, वैसा होना चाहिए। फेयर, जितना काम किया उतना रेम्यूनरेशन उनको डिजर्व करते हैं वो लोग, ठीक है। सो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन में क्या लिखा है? इस प्रिंसिपल के हिसाब से एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन के, दे मस्ट बी पेड फेयरली और एडिक्वेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो उनको आपको फेयरली पेमेंट करना है,
एडिक्वेट पेमेंट करना है ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी कैपेसिटी नहीं और आप उनको दे रहे हो इतने पैसे कि नहीं, हमको प्रिंसिपल ने बोला है, ठीक है, इस रेम्यूनरेशन वाले प्रिंसिपल ने कि अच्छा रेम्यूनरेशन दो ताकि वो लोग सेटिस्फाई हो जाए। भाई वो लोग तो सेटिस्फाइड होंगे, वो तो बहुत ज्यादा में भी नहीं हो सकता है। भाई दो चीजें ध्यान रखनी है, उनका रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए और आपकी भी पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी, ठीक है। आप वैसे हवा में बहुत ज्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। अब फेयर वेजेस कैसे डिसाइड करते हैं कि यार फेयर कितनी होगी वेजेस? तो फेयर वेजेस डिसाइड करने के लिए 3 पॉइंट ध्यान रखना। पहला, जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है। दूसरा, सरकार ने अगर कोई मिनिमम वेज एक्ट पास कर रखा है, जैसे हमारे इंडिया में भी एक एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट, तो कम से कम इस व्यक्ति को अगर इसने इतना घंटा काम किया तो उसको इतना तो देना ही है आपको, ठीक है। प्लस जो दुश्मन कंपनियां हैं हमारी कॉम्पिटिटर्स, वो कितनी सैलरी दे रही है, वो कितनी वेजेस दे रही है, उसको भी देख लो। 3 चीजें देख के आप अपना फेयर वेजेस डिसाइड कर लो। भाई एक तो किसको देखना, अगर सरकार ने कोई मिनिमम वेजेस बता रखी है तो उससे नीचे तो वैसे भी नहीं दे सकते। दूसरा, आपकी कैपेसिटी कितनी है, प्लस आपका जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, वो कितनी सैलरी दे रही है उसी पर्सन को, उसी मतलब उसी प्रोफाइल वाले व्यक्ति को, तो आपके उसके अकॉर्डिंगली फेयर वेज डिटरमाइन कर लो, ठीक है। और वो दे दो तो वो सेटिस्फाइड भी रहेगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा तो लंबे समय तक आपके यहाँ काम करेगा, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है और एम्प्लॉय का कमिटमेंट, डिवोशन लेवल आपकी प्रति बढ़ जाएगा। नुकसान, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे, तो इसलिए लिखा है इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय। टर्नओवर का मतलब छोड़ के चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। यहाँ टर्नओवर का मतलब है एम्प्लॉइज, जब एम्प्लॉय के साथ किसी ह्यूमन के साथ टर्नओवर का वर्ड आता है मतलब वो छोड़ के जाने की बात कर रहा है, ठीक है। और एम्प्लॉइज क्या रहेंगे, डिससेटिस्फाइड रहेंगे, डीमोटिवेटेड रहेंगे, काम नहीं करेंगे अच्छे से। क्लियर, अगर आपने रेम्यूनरेशन फेयर नहीं दिया तो। आया समझ? क्लियर है प्रिंसिपल ये वाला भी? नेक्स्ट, अगला कौन सा प्रिंसिपल आया, अगला प्रिंसिपल आता है आपके पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, सुनना मेरी बात। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं, ठीक है, और फिर आगे की कहानी बताता हूं इसमें प्रिंसिपल क्या कहता है। पहले तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन समझ लो। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारा पावर सेंटर के पास है। सेंटर मतलब टॉप लेवल के पास है। हिटलर वाला जो फंडा चलता है ना, हिटलर वाला, कि सारा का सारा पावर, सारी की सारी अथॉरिटी किसने अपने पास रखी हुई है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने पास रखी हुई है, ठीक है। वो नीचे बांटी हुई नहीं है। तो किसी को भी कुछ भी करना हो लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, उसके लिए उसको किससे पूछना पड़ेगा, टॉप लेवल से। मतलब हर बार टॉप लेवल की ही अथॉरिटी पे ही चलेगी, मिडिल और लोअर लेवल वालों को कोई भी पावर नहीं दे रखी है। ये हिटलर का कॉन्सेप्ट हो गया एक तरह से, ठीक है, कि तानाशाही हो गई, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सारी पावर्स क्या कर रखी है हमने, सब लेवल्स पे बांट रखी है। तो टॉप लेवल ने अपने पास पावर नहीं रख रखी है, सब बांट रखी है किसमें, लोअर लेवल और मिडिल लेवल वालों को, ठीक है। वो लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले ले। अब दोनों में से अच्छी कौन सी है, सेंट्रलाइजेशन ज्यादा अच्छा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा अच्छा है? डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा तो है लेकिन भारी नुकसान है डिसेंट्रलाइजेशन में। क्या, नीचे वाले लोग गधे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कभी कभी क्या करना है, क्या डिसीजन सही है, क्या डिसीजन गलत है, और वो गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। सो इस प्रिंसिपल ने ये कहा कि ना तो 100% सेंट्रलाइजेशन अच्छा है, ना 100% क्या अच्छा है, डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा ये है कि दोनों का क्या रखो आप, कॉम्बिनेशन। तो जो अब लाइन पढ़नी है वो देखो, शानदार लाइन है। पहले तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब लिखा रखा है, क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब सारी एक ही जगह इकट्ठी है, ठीक है। पावर किसके हाथ में, फ्यू हैंड्स में एट द टॉप लेवल। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपने इवनली, इवनली मतलब बराबर बराबर बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पावर को, किस पे, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। इस प्रिंसिपल के हिसाब से, फेवल के हिसाब से क्या बोला, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज होनी चाहिए ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, बट देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब नेचर एंड साइज पे कैसे, जैसे आगे क्या लिखा है, अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है
तो वो तो सेंट्रलाइज टेक्निक से भी मैनेज हो सकती है अच्छे से ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि उसमें तो क्या करना पड़ता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो ज्यादा लोग होंगे भी नहीं, तो वहां तो सेंट्रल ज्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां डिसेंट्रलाइजेशन की भी नीड है हल्की फुल्की, ठीक है। सेकेंडली, अगर एम्प्लॉयज आर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट, मतलब जहां पर एम्प्लॉयज बहुत समझदार हैं, कॉम्पिटेंट हैं, एफिशिएंट है, ठीक है, वहां तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, उनको काम सौंप सकते हो, तो वहां तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जहां पर एम्प्लॉयज गधे हैं, इतने डेवलप नहीं है, ठीक है, जहां एम्प्लॉयज बहुत कम है, तो वहां ज्यादातर चीजें सेंट्रलाइज ही करनी पड़ेगी। सो आपको कॉम्बिनेशन अपनाना है, कुछ काम आप सेंट्रलाइज करा लो, कुछ काम आप डिसेंट्रलाइज करा लो, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वहां पे एम्प्लॉयज कैसे हैं, प्लस साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। आया समझ में? पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल का? अगर आपने प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन रखा तो दोनों के फायदे आपको मिलेंगे, सेंट्रलाइजेशन का भी और डिसेंट्रलाइजेशन का भी, ठीक है। और दूसरा फायदा ये है कि अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया तो नीचे वाले डिसीजंस फटाफट हो जाएंगे, बार बार ऊपर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर थोड़ा सेंट्रलाइज ज्यादा कर दिया तो कंट्रोल ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो मतलब दोनों के फायदे मिक्स करके लिखे हुए हैं कि अगर डिसेंट्रलाइज ज्यादा हुआ तो फास्ट डिसीजन हो पाएगा ऑपरेशनल लेवल पे, सेंट्रलाइज ज्यादा हुआ तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो पाएगा किसका, टॉप लेवल का। नुकसान क्या है कि अगर आपने ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को ढंग से नहीं किया तो नुकसान ये है कि अगर 100% सेंट्रलाइज कर दिया तो मैंने आपको बोला डिले होंगे डिसीजन, नीचे डिसीजन लेने में बहुत देरी हो जाती है क्योंकि हर चीज ऊपर से पूछनी पड़ेगी। और अगर 100% क्या कर दिया आपने डिसेंट्रलाइजेशन, तो नीचे वाले लोग कभी कभी गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी का, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो इसके नुकसान भी हो गए थे। और एक फिर एक डिफरेंस दे दिया किसके बीच में, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस तो क्या आप बना सकते हो, मतलब दे तो क्या दिया, आप बना सकते हो कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया आपको, सारी पावर एक ही व्यक्ति के पास है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर को हमने बांट रखा है। तो सेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या हुआ कि कंट्रोल अच्छा है, लेकिन 100% सेंट्रलाइजेशन का नुकसान ये है कि डिले हो जाएंगे डिसीजन में। उल्टा डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा ये है क्या कि डिसीजन फटाफट होगा, लेकिन नुकसान ये है कि गलत इस्तेमाल हो सकता है अथॉरिटी। क्लियर? सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का फंडा समझ में आ गया? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। ओके, एंड द लास्ट प्रिंसिपल आज के लिए जो अपन ले रहे हैं वो है स्केलर चेन का प्रिंसिपल, ठीक है। तो 9 प्रिंसिपल आज हो जाएंगे हमारे। अब सुनना, स्केलर चेन का प्रिंसिपल डायग्राम भी दे रखा है ना साथ में, एक डायग्राम भी दे रखा है वहां पे नीचे आपको मैंने नोट्स में। स्केलर चेन का सिद्धांत क्या कहता है? स्केलर चेन का मतलब, अगर आप डायग्राम देखो, डायग्राम दिख रहे ना, 2 डायग्राम्स दिख रहे होंगे आपको, है ना। पहला अगर आप डायग्राम देखोगे नोट्स में तो आपको ए दिख रहा है, फिर एक साइड बी सी डी ई एफ चल रहा है और दूसरी साइड एल एम एन ओ पी चल रहा है, ठीक है। ओके, तो हायर से लोअर की चेन बना रखी है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। मतलब इस चेन को बोलते हैं स्केलर चेन। स्केलर का मतलब क्या है, आपने एक स्केल बना रखा है कि टॉप से लेके लोअर इस तरह से अथॉरिटी, इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करेगी। मतलब ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, डी ई को देगा, ई एफ को देगा, फिर एफ ई को रिपोर्ट करेगा, ई डी को रिपोर्ट करेगा, डी सी को रिपोर्ट करेगा, सी बी को रिपोर्ट करेगा और बी ए को रिपोर्ट करेगा। आ गया समझ? बिल्कुल सिंपल चेन है, इसको स्केलर चेन बोलते हैं। स्केलर चेन का मतलब है चेन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और फेयोल ने बोला कि ये चेन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ऑर्गेनाइजेशन में। स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब क्या है कि एफ किसको रिपोर्ट करेगा, ई को रिपोर्ट करेगा। इस साइड देखो, एन, एन फॉर नेस्ट किसको रिपोर्ट करेगा, एम, एम फॉर मनीष को रिपोर्ट करेगा। पी किसको रिपोर्ट करेगा, ओ को रिपोर्ट करेगा। एल फॉर लॉयन किसको रिपोर्ट करेगा, ए फॉर एप्पल को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। बिल्कुल क्लैरिटी है, ठीक है, बिल्कुल ये चेन आपको फॉलो करनी जरूरी है, इसलिए तो ये चेन बनाई है स्केलर चेन, ठीक है। और ये कैसे बनाई गई होगी, ये उनके कॉम्पिटेंस के हिसाब से बनाई होगी, जो टॉप लेवल पे, फिर मिडिल लेवल पे, फिर बॉटम लेवल पे, ऐसे बनाया होगा। तो कॉन्सेप्ट तो पहले समझ लो क्या लिखा है। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक। फेयोल ने बोला ये चेन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इस चेन को कोई स्किप नहीं करेगा, इसी को फॉलो करना है। फिर एग्जाम्पल देखो, अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन अगर ई को कनेक्ट करना है ओ से, अब किसको कनेक्ट करना है, ओ से ई को, तो ई को ओ से कनेक्ट करना है तो ऐसे नहीं हो सकता। कहां से होगा, ई किसको भेजेगा, डी को, डी किसको भेजेगा, सी, सी से बी, बी से ए से एल, एल से एम, एम से एन, एन से ओ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि अगर ये चेन ब्रेक हो गई तो कम्युनिकेशन गैप होने का डर है। ठीक है, ये चेन ब्रेक होने से क्या होता है, डायरेक्टली आप अगर ऐसे ब्रेक कर लोगे तो बीच वाले लोगों को पता ही नहीं चलेगा आपने क्या बोला। ठीक है, और इसमें फिर बहुत बड़ा इश्यू आता है। मतलब ये स्केलर चेन का फंडा ये है कि हर चीज किसको मालूम होनी चाहिए, टॉप लेवल तक आनी चाहिए या सुपीरियर को मालूम होनी चाहिए आपके। ठीक है, फाइन। तो क्या लिखा है, अगर इस चेन को ब्रेक कर दिया तो देर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट समटाइम्स फॉलोइंग दिस स्केलर चेन बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पर ये वो लंबा कितना हो गया, ई को ओ से करना था तो कितना लंबा प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ा। तो कभी कभी क्या होता है, जब आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास करनी हो या जब कोई इमरजेंसी हो, तो ऐसे इतना लंबा जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस केस में एक एक्सेप्शन भी दिया है फेयोल ने, कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, अगर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन तुमको पास करनी हो, तो फेयोल ने एक शॉर्टकट बोला। उस शॉर्टकट को बोलते हैं गैंग प्लैंक। उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब ये हुआ कि तुम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लो बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशन विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन। देखो नीचे गैंग प्लैंक दिख रही है, ई को ओ से करना था सेकंड डायग्राम में देखो, तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, सीधे ई किसको बात कर सकता है, ओ से बात कर सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, इफ ई वांट्स टू पास सम अर्जेंट इन्फॉर्मेशन टू ओ, then instead of following the long route of scalar chain, he can directly communicate with O by constructing a gangplank. Generally workers cannot directly communicate with CO, but through gangplank it is possible. तो कभी भी कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पहुंचानी हो तो गैंग प्लैंक के थ्रू पहुंचा सकते हो, लेकिन वो तभी कभी जब भाई इमरजेंसी सिचुएशन हो, जब अर्जेंट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास करनी हो, डिले होने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर ये गैंग प्लैंक आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिचुएशन है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरिया को लॉकडाउन करना है, बिल्कुल कर्फ्यू लगाना है वहां पे क्योंकि वहां एक पॉजिटिव मिला। अब आप राजस्थान सरकार से पूछोगे, फिर राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से पूछेगी, फिर केंद्र सरकार राजस्थान सरकार को वापस बोलेगी, राजस्थान सरकार फिर उदयपुर के कलेक्टर को बोलने पहुंचेगा। तो इसमें टाइम लग जाएगा जब तक 4 लोग और पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या बोला, डायरेक्टली तुम किससे बात कर लो, केंद्र सरकार से बात कर लो, डायरेक्टली तुम किससे बात कर लो, डायरेक्टली उस अथॉरिटी से बात करके इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि वो सीरियस सिचुएशन है। ठीक है, तो वो ऑप्शन उसी प्रिंसिपल के अंदर ही ऑप्शन दिया है कि गैंग प्लान क्रिएट कर लेना इमरजेंसी केस में। ठीक है, प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, लेकिन प्रिंसिपल के अंदर ही एक्सेप्शन दे दिया कि भैया खुद ही उसने खुद ही बोल दिया अगर ये प्रिंसिपल मत फॉलो करना। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन हो, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एक तो सिस्टमैटिक फ्लो हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का, मतलब फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत स्मूथली चाहिए, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप कब रह सकता है, जब इस प्रिंसिपल को आपने फॉलो नहीं किया, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी नहीं रह पाएगी अगर आपने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। तो नॉर्मल प्रिंसिपल तो फॉलो करना है, एक्सेप्शनल केस में गैंग प्लैंक का ऑप्शन हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन हियर, and do give your likes, comments in the comment box. I would love to hear all of them. Thanks once again.